Hello everyone, I welcome you all in our class at my classes. My name is Prachi Tiwari and I'm going to teach you the class 11th and 12th syllabus of NCERT. तो यहाँ पर पहले हम 11th क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटे तौर पर उसका सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर हमें उसमें पढ़ना क्या है, या फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें आप डिफ़िकल्टी फेस करने वाले हैं या जो आपके लिए नए हैं। कई चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी आपको जो कि क्या रहेंगी, पहले आप पढ़ चुके हो लेकिन उसका ही डिस्क्राइब्ड फॉर्म आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की यहाँ पर बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट में दिया गया है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट यूनिट के चैप्टर 1 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको द लिविंग वर्ल्ड देखने मिलेगा कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी है देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी होने के बाद। फिर टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा स्पीशीज़ का और टेक्सोनॉमिक हायरार्की का, कि आखिर किंगडम और अगर फाइलम डिवीज़न इन सब की मैं बात करूँ तो ये सब क्या होते हैं। अगर आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर कैसे किए गए, क्या उसके रूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। अगर टूल्स देखें टेक्सोनॉमी के, स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, तो यहाँ आप जानते होंगे, वैसे भी आपने इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या देखा होगा कि म्यूजियम्स क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, हर्बेरिया क्या है और बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं। फिर यहाँ पर आपको कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये आपके लिए न्यू हो सकता है। अगर चैप्टर 2 की बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अगर इसमें आप साइलेंट फीचर्स देखेंगे और क्लासिफिकेशन आप देखेंगे किसका, मोनेरा का, प्रोटिस्टा का और फंजाई का। फिर उसके अलावा अगर चैप्टर 3 की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्लांट किंगडम दिया गया है। प्लांट किंगडम में क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, तो उसके अलावा हम 3 उसी चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे। मोनेरा की बात हुई, प्रोटिस्टा की बात हुई और फंजाई की बात हुई। उसके अलावा अगर हम देखते हैं प्लांट किंगडम, जो कि चौथा किंगडम है, चौथा क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजर ग्रुप्स क्या हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया है उन्हें। जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशन देखने मिलेगा किसका, एंजियोस्पर्म्स का, एक ब्रॉड वे में, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने मिलेंगे और एग्जाम्पल देखने मिलेगा। प्लांट साइकिल्स का आपको लाइफ साइकिल का ऑल्टरेशन देखने मिलेगा, साइकिल्स देखने मिलेगी जनरेशन्स की। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं तो यहाँ पर आपका पांचवा जो क्लासिफिकेशन दिया है वो है एनिमल किंगडम। यहाँ पर आप किसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है एनिमल किंगडम के अंदर। इसमें आपको साइलेंट फीचर्स भी देखने मिलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने मिलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, और उनका अलग अलग लेवल देखने मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब अपने सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में आपको दिया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको क्या करना है कि जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि कैसे कैसे बॉडी के पार्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे कैसे आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वो दोनों के बारे में होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इंटरनल फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 आपका बोलता है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब आपको मोर्फोलॉजी पढ़नी है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की। यहाँ पर आपको डिफरेंट पार्ट्स देखने मिलेंगे, जैसे फ्लावरिंग प्लांट की, सॉरी, जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रूट मिलेगा देखने, स्टेम मिलेगी, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, जितने भी पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल जो आप देख सकते हैं, तो वो उन सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी आपको चैप्टर 5 में करने मिलेगी, जो कि मोर्फोलॉजी कह रहा है। यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में बात की जा रही है। फिर डिस्क्रिप्शन मिलेगा फैमिलीज का, जैसे फेबिएसी क्या होता है, कौन सी फैमिली है, सोलनेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, फिर लिलिएसी फैमिली के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं या प्लांट्स आते हैं। अगर यहाँ पर चैप्टर 6 की बात करूँ तो अब यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात की गई है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल जो डिस्क्रिप्शन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी फ्लावरिंग प्लांट का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगी। अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ तो एंजियोस्पर्म के बारे में बात करूंगी, क्योंकि
एंजियोस्पर्म को ही क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। अब यहाँ पर एनाटॉमी और आप फंक्शन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सबसे पहले बेसिक में आपका आता है सेल, उसके बाद आता है टिश्यूज, उसके बाद आता है ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और एक फिर बॉडी बनती है, बॉडी क्रिएट होती है। तो डेफिनेटली हम जो एक मेजर रूप में या ब्रॉड वे में एग्जांपल लेते हैं वो ह्यूमन बॉडी का लेते हैं। फिर यहाँ पर आप डिफरेंट टिश्यूज के फंक्शन देखने के बाद क्या देखोगे, टिश्यू सिस्टम देखोगे, किसमें, डाइकॉट और मोनोकॉट्स में। और आप जो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। एज कैसे प्लांट की पता की जाती है इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम चैप्टर 7 देखें तो यहाँ पर एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। मतलब आपको अब स्टडी करनी है एनिमल टिश्यू के बारे में। यहाँ पर आपको मोर्फोलॉजी भी देखने मिलेगी, एनाटॉमी भी, मतलब इंटरनल भी देखने मिलेगा और एक्सटर्नल भी देखने मिलेगा। अब इनके बारे में आप फंक्शंस देखोगे डिफरेंट क्या होते हैं। जैसे बॉडी में तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या फंक्शन होते हैं, डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है। तो इसके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर दिया है किसका किसका देखने मिलेगा डिफरेंट सिस्टम, इंसेक्ट, कॉकरोच, और इनका ब्रीफ अकाउंट देखने मिलेगा ओनली। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो कि थोड़ा बहुत इनके बारे में बाहर बाहर का पता कर लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको इनका ब्रीफ अकाउंट सिर्फ देखने मिलेगा। सेकेंड यूनिट के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो बात करूंगी यूनिट 3 की, जिसमें आपको सेल के बारे में सब कुछ दिया होगा। जो बेसिक यूनिट होती है, आपने ये अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि सेल एक बेसिक यूनिट और ऑफ लाइफ होती है। तो यहाँ पर आप सेल के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर होगा और सेल का फंक्शन होगा। चैप्टर 8 की बात करें, चैप्टर 7 के बाद, जो कि यूनिट सेकेंड में निकल चुका है, इसमें आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने कहा आपने छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेस में कि सेल क्या होती है, द यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ होती है, जैसे अगर मैं एक घर की बात करूं तो घर किससे मिलकर बनता है, ईंटों से मिलकर बनता है। तो ईंट क्या है, बेसिक यूनिट है हमारी घर बनाने की। वैसे ही सेल क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। फिर अगर मैं यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में बात करूंगी, फिर सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करूंगी, फिर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्लांट सेल देखेंगे, एनिमल सेल देखेंगे कि कौन सी बड़ी होती है, किसके क्या फंक्शन होते हैं। फिर सेल के एनवेलप के बारे में, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, हम उसके बारे में बात करेंगे, जिस मेम्ब्रेन में वो कवर होता है उसके बारे में बात करेंगे। सेल वॉल क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स में मैं आपको बता दूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आता है तो उसके बारे में आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे और उसका फंक्शन पढ़ोगे। फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो ये सारे किस में आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो ये क्या देखने को मिलेगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोकैरियोटिक में कुछ देखने मिलेंगे, कुछ यूकैरियोटिक में, कुछ प्रोकैरियोटिक में देखने नहीं मिलेंगे और कुछ दोनों में मिलेंगे। तो ये हम चैप्टर 8 में देखेंगे। फिर चैप्टर 9 की बात आती है। अब जब हमने सेल की बात करी है तो हम बायोमोलिक्यूल की जरूर बात करेंगे। ये क्या होता है, केमिकल जो कॉम्बिनेशन होता है किसी सेल का या किसी टिश्यू का, तो ये बायोमोलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, मतलब कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे लिविंग सेल जिनसे मिलकर बनती है या उनमें पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि यहाँ पर प्रोटीन के बारे में बात की जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की जाएगी, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम की बात की जाएगी, एंजाइम की प्रॉपर्टीज, एंजाइम के एक्शंस, ये भी देखने मिलेगा कि एंजाइम और प्रोटीन में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है, इनके क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स। अगर मैं चैप्टर 10 की बात करूं तो यहाँ पर आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। सेल साइकिल होगी, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, ये सब चीजें जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर होती हैं और उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ये आपको देखने मिलेगा। यूनिट 3 के बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपको क्या देखने मिलेगा, यूनिट 4 में आपको देखने मिलेगा
यूनिट 4 में आपको देखने मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में अगर चैप्टर 11 हम यहाँ पर देखें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखने मिलेगा, कैसे खाने का, कैसे गैशियस चीज़ें होती हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है, कैसे प्लांट्स को खाना मिलता है, डिफरेंट पार्ट्स को कैसे खाना मिलता है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, मतलब जो पानी खींचने का जो फोर्स होता है तो वो क्या होता है, रूट प्रेशर कैसे लगता है, ग्यूटेशन कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। स्टोमेटा की आप ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ोगे। फिर यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन के बारे में, अपटेक के बारे में बात की जाएगी, जो कि प्लांट कहाँ से लेता है, सैंड से लेता है या सॉइल से लेता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और मास फ्लो और हाइपोथेसिस के बारे में बात की जाएगी। अगर चैप्टर 12 हम देखें तो यहाँ पर आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की गई, न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मेथड ऑफ स्टडी मिनरल्स न्यूट्रिशन, और इसेंशियल मिनरल्स और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और मिनरल अगर ज़्यादा हो गया, ज़रूरी नहीं है कि मिनरल अगर प्रेजेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो आपको उसका प्रॉफिट ही मिलेगा, अगर मिनरल की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अगर मिनरल आपकी बॉडी में आपके कैपेबिलिटी या जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की भी बात होगी, नाइट्रोजन साइकिल की, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात होगी। माइक्रोराइजा के बारे में आपने, राइजोबियम के बारे में आप राइजोबियम के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। फिर अगर चैप्टर 13 की बात की जाए यहाँ पर, तो हाइपोथेसिस इन हायर प्लांट्स, हाइपोथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ पर आई एम सो सॉरी, इधर यहाँ पर दिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलेगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ से होती है, पिगमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर यहाँ पर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। C3 और C4 पाथवे क्या होता है प्लांट्स में। फिर फैक्टर कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 14 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन दिया गया है, मतलब सेल रिस्पायर कैसे करती है, सांस कैसे लेते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है, प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने मिलेगा। TCA साइकिल के बारे में पढ़ने मिलेगा। फिर यहाँ एनर्जी रिलेशंस देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, कितने ATP मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने मिलेगा। अगर चैप्टर 15 हम देखें तो यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। सीड कैसे जर्मिनेट होता है, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ रेट क्या होती है, कैसे कैसे डिफरेंट उस जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर रहकर प्लांट कैसे क्या करते हैं, बड़े होते हैं या ग्रो करते हैं या उनमें डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया है हमारे चैप्टर यूनिट 5, यूनिट 4 की बात हो गई है। अब अगर यूनिट 5 के बारे में हम देखें तो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की जाएगी, मतलब टोटली ये जो यूनिट है ये किसके बारे में बात करेगा, ह्यूमंस के बारे में बात करेगा। यहाँ पर जो 16 चैप्टर है मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो यहाँ अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, किन किन एंजाइम्स का रोल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा कि उनका क्या रोल होता है। कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वॉमिटिंग होता है। इन सारे चीज़ों के जॉइंडिस और डायरिया के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। चैप्टर 17 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रीदिंग और एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, कि कैसे ब्रीद किया जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हमें पढ़ने मिलेगा। तो यहाँ पर टोटली रिस्पिरेशन के बारे में बात हुई है कि
इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा किसका, एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सिस्टम कैसा होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, रेगुलेशन कैसे होता है, और अगर बात की जाए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन क्या हो जाएंगे, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं रेस्पिरेशन की वजह से, अगर देखा जाए तो रिलेटेड टू रेस्पिरेशन क्या होते हैं। चैप्टर 18 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बात हो रही है बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की। मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बॉडी में क्या चल रहा है, बॉडी में फ्लूइड क्या है। तो यहाँ पर ब्लड के बारे में आपको सारी चीज़ें, कार्डियक अटैक क्या होता है, कार्डियक एक्टिविटी कैसे होती है, हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी। चैप्टर 19 की अगर मैं बात करूँ तो ये टोटली डिपेंड है किसमें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब एक्सक्रीशन पे डिपेंड करेगा ये पूरा चैप्टर कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं, फिर किडनी कैसे फंक्शन होती है, क्योंकि किडनी जो है एक्सक्रीशन में सिर्फ किडनी है जो मेजर रोल प्ले करती है। तो उसके बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे, और फिर किडनी से जो होने वाले डिसऑर्डर्स हैं किडनी में वो कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 20 की बात करूं जो कि आपके 5th यूनिट में ही दी हुई है, यहाँ पर लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में बात हुई है कि लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, ये सब चीज़ें देखने मिलेगी। अब यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे जहाँ पर आपका टोटल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहेगा ये चैप्टर, और यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात की गई है। यहाँ पर सेंसरी परसेप्शंस, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, आई एंड ईयर के बारे में बात होगी, इनके फंक्शंस के बारे में बात होगी। चैप्टर 22 अगर हम देखें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, मतलब अंदर की ग्लैंड्स और बाहर की ग्लैंड्स के बारे में बात होगी। हार्मोन्स के बारे में बात होगी, हार्मोन्स का क्या रोल होता है मैसेंजर्स के रूप में या रेगुलेटर्स के रूप में, और डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको गॉइटर जैसे यहाँ पर दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको टोटल 11th क्लास में पढ़ने मिलेगा। यहाँ पर आपके टोटल 22 चैप्टर्स होंगे जिनके बारे में आपको पढ़ना है। हम धीरे धीरे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, जितना फ्लो में आप चाहोगे उतने फ्लो में करूँगी। अगर आप चाहते हो कि हम धीरे कंटिन्यू करें तो धीरे करेंगे। फिर आपके क्विजेस होंगे कुछ, मैं क्वेश्चंस हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, या अगर आप कहेंगे कि हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं एक क्विज दूं, क्वेश्चंस दूं, तो वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आपके डाउट्स और सेशन के लिए अलग से क्लासेस रखी जाएंगी। तो एडमा क्लासेस आपके लिए जितनी मेहनत हो सकता है उतना करेगा, तब तक के लिए करेगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हो। तो आप बेफिक्र होकर अपने जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको डिफ़िकल्टीज हैं, उनके बारे में आप हमसे बात कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग विथ 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू।